नमस्कार एंड सत श्री अकाल। एज यू ऑलरेडी नो 2025-26 के एकेडमिक ईयर के लिए सीबीएसई ने ऑफिशियल करिकुलम रिलीज कर दिया है। ऑफिशियल सिलेबस आपका आ गया है बेटा वेबसाइट पे। ऑलरेडी मैं आपको इन्फॉर्म कर चुका था। इस वाली वीडियो में मैं क्लास 12th मैथ्स के सिलेबस को एकदम लेयर बाय लेयर डिकोड करने वाला हूं आप लोगों के लिए। मतलब सर क्या क्या चीजें बताओगे? यूनिट वाइज वेटेज तुम लोगों को बता देती है सीबीएसई, लेकिन मैं तुमको चैप्टर वाइज वेटेज भी बताऊंगा कि एवरेज क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहती है चैप्टर वाइज। उसके साथ साथ बेटा मैं तुमको ब्लूप्रिंट भी देने वाला हूं। तुमको मैं ये भी बताने वाला हूं चैप्टर बाय चैप्टर वो किस कैटेगरी में तुम डाल सकते हो, कि वो आसान चैप्टर है या फिर ऐसा चैप्टर है जो कि अच्छे खासे एफर्ट्स मांगेगा, अच्छी खासी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और एंड में मैं तुम लोगों को ये भी बता दूंगा कि अगर तुम्हारे पास पुरानी एनसीईआरटी है तो कौन से वो डिलीटेड टॉपिक्स हैं जो तुमको अब नहीं करने हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और डिटेल तरीके से बेटा डिस्कशन तुम्हारे साथ करते हैं। सबसे पहले तो यार उन बच्चों के लिए जिनको पता ही नहीं है कि भाई सिलेबस आ गया है तो देखना कहां पर है, आपको बेटा cbse.gov.in पर जाना है। आप लोग यहां पर बेटा इसको सर्च कर देंगे तो आप लोगों को सीबीएसई की वेबसाइट दिख जाएगी। मेन वेबसाइट पे नहीं बेटा, एकेडमिक वेबसाइट पे अपने को जाना है। यहां पे हम लोग करिकुलम के अंदर जाएंगे। 2025-26 का अपने को ऊपर लिंक दिखेगा दोस्त। यहां पर नीचे वाला लिंक अपने काम का है, 11th और 12th का सिलेबस इसमें है। तो चलो भाई यहां पर अब आपके सामने डिफरेंट ऑप्शंस खुल गए हैं। हमको मैथ्स का देखना है तो अपने मेन सब्जेक्ट्स में जाएंगे और यहां पे मैथ्स का सिलेबस खोल लेते हैं। ठीक है, पहले बेटा 11th का सिलेबस है तो हम लोग नीचे आ जाते हैं और 12th के सिलेबस को डिकोड करते हैं। तो बेटा जैसे मैंने तुमको बताया था सीबीएसई तुमको ना यूनिट वाइज वेटेज देता है दोस्त, चैप्टर वाइज वेटेज नहीं देता। तो आपके पास टोटल क्लास 12th मैथ्स के अंदर 6 यूनिट्स हैं। पहली यूनिट में आपके 2 चैप्टर्स होते हैं, रिलेशंस एंड फंक्शंस एंड आईटीएफ। मैं सब चीजें लिखकर आया हूं बेटा, तुमको एक एक करके सारी चीजें डिकोड करवा दूंगा। तुम लोग प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, तुमको सारी चीजें ये समझनी बहुत जरूरी है। इसी के अकॉर्डिंग पूरे साल बेटा मेहनत करनी है। तो अपनी पहली यूनिट जो है यूनिट 1, उसमें बेटा 2 चैप्टर्स आते हैं, रिलेशंस एंड फंक्शंस जो तुमने 11th में पढ़ा था उसी को कंटिन्यू करेंगे। और आईटीएफ क्या है भाई? ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो तुमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है उसी के ही आगे हम चीजों को बढ़ाएंगे। तो यहां पर बेटा इस यूनिट की वेटेज क्या रहती है? 8 मार्क्स की रहती है। उसके बाद अपनी सेकेंड यूनिट है, टोटल 6 यूनिट्स हैं। सेकेंड यूनिट है बेटा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, इस यूनिट को बोला जाता है। अलजेब्रा यूनिट है, इसमें 2 चैप्टर्स हैं, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स, चैप्टर 3, चैप्टर 4। और इसकी कंबाइंड वेटेज कितनी है दोस्त? इसकी कंबाइंड वेटेज होती है 10 मार्क्स की। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको यूनिट वाइज वेटेज बता रहा हूं, फिर मैं आपको चैप्टर वाइज एवरेज वेटेज भी बता दूंगा, लॉजिक के साथ बताऊंगा, ऐसे ही हवा में बातें नहीं करता। ठीक है, उसके बाद आएगा बेटा अपना सबसे ज्यादा क्रिटिकल, सबसे ज्यादा क्रूशियल, जिसमें आपको सबसे ज्यादा एफर्ट मारने पड़ेंगे भाई। और स्टार्टिंग से ही मेहनत करके चलना। ये मत सोचना कि एंड के लिए छोड़ दोगे, वरना एंड में बच्चे कैलकुलस छोड़ के ही जाते हैं बेटा। कैलकुलस में आपके 5 चैप्टर्स हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स आएगा, फिर आएगा एरिया अंडर कर्व जिसका एक और नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एओआई का मतलब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको मैं प्यार से आगे कभी डीई भी बोलूं तो आप समझ जाना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का शॉर्ट फॉर्म एओडी हो जाता है। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को आप सीएनडी भी बोल देते हो। ठीक है, यहां पर बेटा अपनी कंबाइंड वेटेज क्या रहती है भाई? 35 मार्क्स। यस, शौक मत होना भाई, इसलिए मैंने बोला कि अच्छा खासा एफर्ट लगेगा, काफी वाइड टॉपिक है, क्वेश्चंस भी उतने ही ज्यादा वाइड हैं, तो अच्छे लेवल के सवाल भी बनाने पड़ेंगे, तब जाके ये 35 मार्क्स मिलेंगे तुमको। उसके बाद आता है बेटा अपना यूनिट 4, वेक्टर और 3D ज्योमेट्री है इस यूनिट में अपने पास। और इसकी कंबाइंड वेटेज क्या रहती है दोस्त? 14 मार्क्स की रहती है। अभी चैप्टर वाइज सारी चीजें बताऊंगा, अभी तो सीबीएसई क्या क्या बता रहा है वो सुन लो। फिर अपने यूनिट 5 में एक ही चैप्टर है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स करके, ये बेटा 5 नंबर का आता है। और उसके बाद अपनी लास्ट यूनिट है प्रोबेबिलिटी की, जो कि 8 नंबर की आती है। ठीक है, ये सारी की सारी बातें तुमको समझ आ गई।
यहां पर बेटा दिया हुआ है डब्बे में, वही मैंने तुमको बता दिया कि 6 यूनिट है और ये तुम्हारी इसकी यूनिट वाइज वेटेज है। अब बेटा ध्यान से बात को समझो कि आपको क्या क्या चीजें करनी है, यहीं पे ही मैं तुमको बताता रहूंगा। चलो एक काम करते हैं, पहले मैं तुमको चैप्टर वाइज एवरेज वेटेज बता देता हूं, चैप्टर किस डिफिकल्टी लेवल का है, आसान है मुश्किल है ये बता देता हूं, और फिर एंड में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो मैं तुमको बता दूंगा कि क्या क्या चीजें तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है पढ़नी, कहां से सवाल आते हैं, और ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से क्या क्या टॉपिक्स छोड़ने हैं ये भी मैं तुमको बता दूंगा। ठीक है, तो चालू करते हैं भाई यूनिट 1 से अपनी कहानी। रिलेशंस एंड फंक्शंस और आईटीएफ कंबाइंड आता है 8 मार्क्स का, लेकिन बेटा इसकी यूजुअली एवरेज वेटेज क्या रहती है? अब सर ये आप कहां से बता रहे हो, सीबीएसई ने तो ये डेटा नहीं दिया है। अरे भाई तभी तो एक्सपीरियंस काम आता है ना। तो बेटा थ्रू आउट द ईयर्स पीवाईक्यूज को जज करके, थोड़ा सा हम लोग जो ऑफिशियल सैंपल पेपर्स आते हैं उनको जज करके, उनमें चैप्टर वाइज वेटेज देख के एक एवरेज वेटेज निकाल लेते हैं चैप्टर वाइज, और आइडिया लग जाता है कि यार इससे इसका पूछ सकता है। जैसे रिलेशंस एंड फंक्शंस बेटा तुम्हारा 4 नंबर का भी आ सकता है, 5 नंबर का भी आ सकता है, दोनों चांसेस हैं। और तुम्हारा आईटीएफ बेटा या तो 4 नंबर का आएगा या तो 3 नंबर का आएगा। यूजुअली बेटा 5 और 3 रहता है, लेकिन 4 और 4 भी आ सकता है, क्योंकि अब केस बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं। तो अगर आईटीएफ का क्वेश्चन डाल दिया केस बेस्ड में तो आईटीएफ की वेटेज 4 हो जाएगी और रिलेशंस एंड फंक्शंस की वेटेज भी 4 हो जाएगी। कभी भी बेटा ये डेटा चेंज नहीं होता है, इंटरनल चैप्टर वाइज में 1 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, तो इसलिए मैं एवरेज वर्ड का यूज कर रहा हूं, ध्यान रखना। यूनिट 2 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, अगेन बेटा ये 10 मार्क्स का है, और ये जो दोनों चैप्टर्स है ना वो इंटरकनेक्टेड है। यहां पर आप लोगों को एक 5 नंबर का सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एक 5 नंबर का सवाल आपको बेटा यहां पर भी देखने को मिल सकता है। रिलेशंस एंड फंक्शंस के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि एक 5 नंबर का सवाल आप लोगों को यहां पर मिल जाए। या तो बेटा हो सकता है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाए, 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, एक 3 मार्कर आ सकता है। तो इस तरीके से वेटेज वो वैरी करता चला जाता है, और वो भी अक्रॉस द डिफरेंट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम करता चला जाता है। यहां पर बेटा मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि ये इंटरकनेक्टेड चैप्टर्स हैं बेटा। डिटरमिनेंट्स का तुमको 5 नंबर का सवाल तो देखने को मिल ही रहा है, जहां पे सॉल्व करनी होती है इक्वेशंस, तुम लोग पढ़ोगे आगे जाके 5 नंबर का सवाल आएगा। और ये टॉपिक ध्यान रखना एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर अगर तुम एक एवरेज वेटेज लेके चल भी रहे हो तो बेटा मैट्रिसेस थोड़ा सा हल्का पड़ जाता है डिटरमिनेंट्स के आगे। तो आप इस तरीके से मान के चलो कि यार ये 3 से 4 मार्क्स का आता है, और ये यूजुअली 6 से 7 मार्क्स का आता है। ठीक है, हो सकता है कि 5-5 मार्क्स के भी आ जाए, लेकिन यूजुअली बेटा ये वेटेज कैरी करता है सीबीएसई अपने पेपर्स में और अपने ऑफिशियल सैंपल पेपर्स में। यूनिट 3 की अगर मैं बात करूं, कैलकुलस 35 मार्क्स की है। अगेन मैं तुमको एवरेज वेटेज अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर्स थोड़ी सी बताने वाला हूं। तो भाई देखो, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इन दोनों की कंबाइंड वेटेज राउंड अबाउट 15 मार्क्स की रहती है, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि भाई ये अगर 7 का आ गया तो बेटा ये तुम्हारे 8 मार्क्स का आ जाएगा, और क्या पता ये तुम्हारे 8 मार्क्स का आ जाए तो ये तुम्हारे 60 मार्क्स का आ जाएगा। लेकिन यूजुअली ये दोनों चैप्टर्स की वेटेज 15 मार्क्स की रहती है, और ये तीनों चैप्टर्स की वेटेज 20 मार्क्स की रहती है। ठीक है, इस तरीके से कहानी चलती है। और इसमें भी इंटीग्रल्स एक सबसे बड़ा चैप्टर है बेटा, सबसे बड़ा चैप्टर है पूरे के पूरे क्लास 12 मैथ्स में। इंटीग्रल सबसे बड़ा चैप्टर है, इसी का वेंचर तुमको सबसे ज्यादा बड़े बड़े दिखेंगे यूट्यूब पे। इंटीग्रल्स बेटा देखो, अब अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर पेपर 8 नंबर का भी देखा गया है आते हुए, 9 नंबर का भी देखा गया है, 10 नंबर का भी देखा गया है। तो यहां पर आप मान के चल सकते हो कि 9 नंबर का भी आ सकता है, 10 नंबर का भी आ सकता है। और जो बाकी दोनों चैप्टर्स है उसमें फिर रेस्ट ऑफ द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो यहां पर आपका ये 10 मार्क्स का भी आ सकता है, 11 मार्क्स का भी आ सकता है। तो ये बेटा तुम्हारे 5 मार्क्स का भी आ सकता है, 6 मार्क्स का भी आ सकता है, और ये भी तुम्हारा 5 मार्क्स का भी आ सकता है, 6 मार्क्स का भी आ सकता है। अगर ये 5 का आएगा तो ये 6 का आ जाएगा दोस्त, अगर ये 6 का आएगा तो ये 5 का आ जाएगा, और अगर ये 10 का आ गया तो ये दोनों के दोनों 5-5 के हो जाएंगे। तो इस तरीके से एक आधा नंबर ऊपर नीचे वैरी हो सकता है, मैं आपको पहले ही बता के चल रहा हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको एवरेज वेटेज में बता रहा हूं।
अब आते हैं बेटा यूनिट 4 पे, विच इज वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री। कंबाइंड वेटेज 14 मार्क्स की है बेटा। यहां पर आप दोनों को इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट करो, क्योंकि दोनों ही चैप्टर्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। आपके 3D ज्योमेट्री वेक्टर एक ऐसा टॉपिक है, चलो ये मैं बताऊंगा आसान है या नहीं है ना, अभी थोड़ा सस्पेंस में बनाए रखते हैं आपको। लीनियर प्रोग्रामिंग एक ही चैप्टर है 5 मार्क्स का, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी आपका एक ही चैप्टर है 8 मार्क्स का। इसमें तो ऑलरेडी चैप्टर वाइज वेटेज दी हुई है। अब मैं आपको बताता हूं बेटा कि यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज क्या चीजें आपको आसान लगेंगी, क्या चीजें आपको मुश्किल लगेंगी। रिलेशंस एंड फंक्शंस और आईटीएफ जब आप स्टार्टिंग में पढ़ने बैठोगे तो आपको थोड़ा सा टिपिकल लगेगा, थोड़ा सा टिपिकल लगेगा। लेकिन जब बेटा आप इसको थोड़ा सा पढ़ लोगे, 1-2 महीने बाद सवाल लगा लोगे, आगे के चैप्टर्स पे चले जाओगे, इसको बार बार ही रिवाइज कर रहे होगे ना, जब तुम मैक्सिमम काइंड ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होगे ना, उसके बाद तुमको समझ आ जाएगा कि ये काफी इजी और स्कोरिंग यूनिट है। तो यहां से सवाल तुमसे बनने लगेंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा टिपिकल लगता है, क्योंकि स्पेशली आईटीएफ थोड़ा सा टिपिकल लगता है, क्योंकि बच्चों को एकदम से इनवर्स के बारे में सोचना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग में टिपिकल लगेगा, लेकिन टाइम के साथ फीलिंग अच्छी आने लगेगी, आसान वाली कैटेगरी में डाल दोगे। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट स्टार्टिंग से ही तुमको आसान लगेगा, कुछ इसमें टिपिकल है ही नहीं बेटा, बहुत आसान चैप्टर है। सबसे ज्यादा इजीली तुम ये 10 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो आउट ऑफ 80 फॉर द थ्योरी एग्जाम्स। तो एकदम इजी कैटेगरी में है और स्कोरिंग कैटेगरी में है बेटा। कोई ट्रिकी सवाल नहीं बनता है यहां से, सारे आसान आसान सवाल बनेंगे। उसके बाद बेटा तुम्हारा कैलकुलस, अगेन मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था, एक हाई प्रायोरिटी टॉपिक है और तुम्हारी काफी बेटा एफर्ट भी मांगेगा तुम लोगों से, और काफी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। अब मैं तुमको चैप्टर वाइज बता देता हूं बेटा। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी भी एवरेज टू अबव एवरेज है ये, ठीक है। टिपिकल लगेगा थोड़ा सा, एकदम से समझ नहीं आएगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। यहां पर तुम्हारे लिए बेटा ग्राफ्स वगैरह भी तुम्हारा वेट कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस भी वेट कर रहे हैं। सिमिलरली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स तुमको थोड़ा सा आसान लगेगा, लेकिन इसमें एक टॉपिक है बेटा वर्ड प्रॉब्लम्स का, मैक्सिमा मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम्स का, वो बच्चों को काफी टिपिकल लगता है। तो इसको भी बेटा आप एवरेज टू अबव एवरेज कैटेगरी में ही डालिए, ठीक है। लेकिन जब आप पूरी कैलकुलस पढ़ लोगे, अच्छे से पढ़ लोगे, तो आपको ये दोनों चैप्टर्स लगेंगे कि ठीक है सर, इनसे मेरे सवाल बन रहे हैं। लेकिन इंटीग्रेशन एक ऐसा चैप्टर है जो कि बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान करता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक तो ढेर सारे फॉर्मेट्स हैं और ढेर सारे फॉर्मूलाज हैं, तो बच्चों के दिमाग में ही बेटा ये सारी की सारी चीजें नहीं रजिस्टर हो पाती हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन लगाने जाते हैं तो हर क्वेश्चन में अलग टाइप की अप्रोच लग रही है, तो पता नहीं चलता कि कौन सी अप्रोच कहां फॉलो करें। तो इस चैप्टर में तो बेटा बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए, और जेन्युइनली बोल रहा हूं मैं आप लोगों को कि अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया, एफर्ट मार लिया, तो इंटीग्रेशन आपको सबसे स्वादिष्ट टॉपिक लगने लगेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा चैलेंज आपको करेगा, तो आपको मजा आने लगेगा अगर आप पढ़ने वाले छात्र हो तो इंटीग्रेशन को बेटा मैं थोड़ा सा अबव एवरेज से भी ऊपर वाली कैटेगरी एक बना देते हैं। इसको बोल देते हैं हार्ड वर्ड मेरे को अच्छा नहीं लगता, टफ मेरे को भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो यार वही हार्ड चीज तुमको थोड़े टाइम बाद आसान लगने लगेगी। तो इसको चैलेंजिंग चैप्टर बोल देते हैं, ठीक है। चैलेंज जरूर देगा। एरिया अंडर कर्व बेटा आसान चैप्टर की कैटेगरी में डालूंगा। कुछ नहीं है जो आप इंटीग्रेशन में सीखोगे वही आप यहां पे अप्लाई करोगे सिंपल सिंपल केसेस के लिए। अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन भी बेटा, अगर मैं कॉन्टिन्यूटी और एप्लीकेशन वाले चैप्टर से अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो इन दोनों से ये हल्का चैप्टर है, तो इसको हम लोग इजी टू एवरेज वाली कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है दोस्त। चलो आगे बढ़ते हैं। वेक्टर्स और 3D भाई देखो, सिलेबस डिलीट होने के बाद 3D में से प्लेन्स वाली चीजें चली गई हैं, टिपिकल चीजें चली गई हैं। अब बेटा यहां पर कॉन्सेप्ट्स बहुत हल्के हल्के हैं। ऑलरेडी वेक्टर तुमने बेटा 11th क्लास में जब तुमने बेसिक मैथमेटिकल टूल्स पढ़े होंगे, फिजिक्स के लिए पढ़ा होगा तुमने वेक्टर्स, तो यहां पर थोड़ी सी फेमिलियरिटी भी होती है, तुम एसोसिएट कर पाते हो कॉन्सेप्ट्स के साथ अच्छे से, और सारी चीजें तुम प्यार से समझ लेते हो। क्वेश्चन अच्छी खासे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, क्योंकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। तो इसको भी मैं इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में ही डालूंगा, इजी टू मीडियम कैटेगरी में ही डालूंगा, टफ नहीं बोलूंगा ना। ये मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स जितना आसान है, क्वेश्चन तो यहां पर बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डिफरेंट टाइप के। लीनियर प्रोग्रामिंग निहायती आसान चैप्टर है बेटा, इसको तुम मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स वाली कैटेगरी में डालोगे तो 10 और 5
ये 15 नंबर तो बेटा तुम्हारे ऐसे हैं जो तुम बहुत प्यार से सिक्योर कर लोगे अगर एक बारी भी इन चैप्टर्स को पढ़ लेते हो ढंग से। उसके बाद आता है बेटा प्रोबेबिलिटी, अगेन लाइक इंटीग्रेशन प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो चैलेंजिंग, क्योंकि यहां पर कॉन्सेप्ट्स तो समझ आ जाते हैं लेकिन सवाल बनाने के लिए चीजें सोचनी पड़ेंगी, अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग चाहिए प्रोबेबिलिटी के लिए। पता नहीं कौन सी टोन में आ गया, वैसे ही मजा आ रहा था तो बोल दिया। प्रोबेबिलिटी में प्रॉब्लम सॉल्विंग आप लोगों को धीरे धीरे इंप्रूव करनी पड़ेगी, और एक ऐसा टॉपिक है जिसको अगर आपने क्विट कर दिया तो आप इस पे महारत नहीं हासिल कर सकते, फिर आपको सवाल परेशान करेगा ही करेगा और आपको यही खौफ देगा, फिर रात में सोने से पहले प्रोबेबिलिटी ही दिमाग में आएगी। तो ध्यान रखना, इन सब चैप्टर्स पे मेहनत करनी है स्टार्टिंग से ही। अब मैं आपको बता देता हूं बेटा कि क्या क्या चीजें अपने को करनी है और क्या क्या चीजें अपनी डिलीटेड है। और चलो ये भी बता देता हूं कि डिलीटेड चीजों में से मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा जिनकी कुछ कनेक्टिविटी है आपस में या फिर वो आपके काम आने वाले, है ना। ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, ढेरों सारी डिलीटेड सिलेबस की वीडियो देख लेना, लेकिन जो मैं अब बताने वाला हूं वो आपको कोई नहीं बताएगा। तो बेटा आपके रिलेशंस एंड फंक्शंस में हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे, जिसमें आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव आएगा। अब यहाँ पर बेटा आइडेंटिटी रिलेशन, आप लोगों के ट्रिवियल रिलेशंस, इन सब पे भी क्वेश्चन आते हैं जो यहाँ पर नहीं दिया हुआ, तो इन सब को भी हम लोग करते हुए चलेंगे क्योंकि यहां से सवाल आते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं अगर सीबीएसई के ऑफिशियल्स मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे दरख्वास्त है सर, आपने इस बारी 10th का सिलेबस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि रियल लाइफ प्रॉब्लम से रिलेट करके पढ़ाओ, यहां पर थोड़ा सा और सिलेबस को डिटेल्ड कर दीजिए प्लीज, ताकि बच्चों को एग्जैक्टली पता हो कहां कहां से सवाल आ सकते हैं। यहां पर नहीं मेंशन्ड है आइडेंटिटी रिलेशंस एंड ऑल, तो ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन ये सब पढ़ेंगे। फिर बेटा आप 1-1 और ऑन टू रिलेशन पढ़ोगे, जो फंक्शंस पढ़ोगे, आई एम सॉरी, जो कि टाइप ऑफ फंक्शंस में आते हैं। अब यहां पर बेटा ओल्ड एनसीईआरटी वाले बच्चे एनसीईआरटी खोल के मार्क कर लें, आपका बाइनरी और कॉम्पोजिट फंक्शंस डिलीटेड है, लेकिन कॉम्पोजिट फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से इनवर्स ऑफ अ फंक्शन समझा जाता है और आपका सेकंड चैप्टर ही इनवर्स का है। तो सीबीएसई पता नहीं भाई कौन सा करके अपना सिलेबस डिलीट कर दिया, क्योंकि सेकंड चैप्टर में इनवर्स का यूज होता है। तो अगर आपको इनवर्स फंक्शन की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि किसी फंक्शन का इनवर्स कब निकलता है, क्यों निकलता है तो कैसे निकलता है, तो आप इनवर्स के बारे में बात कैसे कर पाओगे। तो आप लोग मेरा रिलेशंस एंड फंक्शंस का वंशर उठाओगे ना, तो मैंने उसमें कॉम्पोजिट फंक्शन पढ़ाया हुआ है और पिछले साल बच्चों को उससे बहुत ज्यादा फायदा भी हुआ था, और कॉम्पोजिट फंक्शन आपका सीयूईटी के एग्जाम में भी आ सकता है। तो बेटा मैं अगर कुछ डिलीटेड चीज करा रहा हूं ना, तो आपको मेरे पे ट्रस्ट करके वो डिलीटेड चीज करनी है, या आपको बाकी चैनल्स पे नहीं मिलेगा। तो मैं आप लोगों के लिए जहां पर एफर्ट मेरे को लगेगा कि एक्स्ट्रा करना है, आप लोगों का फायदा होगा, वो मैं एफर्ट करूंगा इस चैनल पर। उसके बाद बेटा आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगेन बहुत सारी चीजें डिलीट हो गई हैं बेटा। अगर किसी के पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी चीजें करनी है, रेंज, डोमेन, आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच और ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसके अलावा जो आपके कॉम्प्लेक्स वाले फॉर्मूलाज हैं वो सब आपको नहीं करने हैं, सिंपल सिंपल फॉर्मूलाज आप लोगों को करने हैं यहाँ पर। उसके बाद मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, यहाँ पर बेटा जो ओल्ड एनसीईआरटी वाले हैं प्लीज ध्यान रखना, आपकी रो ट्रांसफॉर्मेशंस, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब चीजें आप लोगों की डिलीट हो गई हैं। मैट्रिसेस में बस अब आपको यही पढ़ना है बेटा कि आप लोगों का ऑर्डर, इक्वालिटी, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। उसके बाद बेटा आप लोगों का इनवर्स का कॉन्सेप्ट का यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन दिया जाएगा, फिर इनवर्स निकालोगे आप लोग डिटर्मिनेंट्स के अंदर। डिटर्मिनेंट्स में आप लोगों का जो मेन, जो सबसे मोटा कॉन्सेप्ट है, जहां से मोटा सवाल आता है 5 नंबर वाला, सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 और 3 वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां से 5 नंबर का तुम्हारा सवाल आता है। फिर यहाँ पे एडजॉइंट का कॉन्सेप्ट भी है, कोफैक्टर्स, माइनस का कॉन्सेप्ट भी है, जहां से एक एक नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद आते हैं बेटा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे। देखो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में तुम लोग सबसे पहले तो बेटा पुरानी बातें याद करोगे जो तुम लोग लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में पढ़कर आए हो, और यहाँ पे लिमिट्स का यूज होने वाला है। इसलिए मैं जो अब ये 3 तारीख को लेक्चर लेने वाला हूं ना दोस्त, मैं दिखा देता हूं तुमको, हल्के में मत लेना बेटा क्लास 12th को। तो इसलिए जैसे स्टार्टिंग से गाइड करूं चलते चलो, और जो मैं मेहनत तुमको खुद से करने को बोलूंगा करते चलना। ये मत सोचना कि कंफर्ट स्पेस में बैठे रहोगे तो बेटा क्लास 12th आसान लगेगी, नहीं।
तो साथ साथ में मेहनत करते चलना। मैं तुमको एक स्टैंडर्ड लेवल के सवाल भी कराऊंगा जो तुमको स्टार्टिंग में थोड़ा सा सोचने पे भी मजबूर करेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लग सकते हैं, लेकिन तुमको बाद में रियलाइज होगा कि सर ने ये सब सवाल कराए तो हमको बहुत हेल्प हुआ है। तुमको मीठे लड्डू खिला के सिर्फ खुश नहीं करूंगा, ध्यान रखना। तो बेटा अब वो 3 तारीख को मैं एक लेक्चर लेने वाला हूं जहां पर मैं क्लास 11th के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो 12th में कनेक्ट होते हैं एक ही वीडियो में कराने वाला हूं। अच्छी खासी लंबी वीडियो जाएगी। आप लोग लाइव देखने आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप लाइव नहीं भी देख पा रहे हैं कि कहीं घूमने गए हुए हैं बेटा, मम्मी डैडी के साथ वेकेशन कर रहे हैं 12 चालू करने से पहले, तो रिकॉर्डेड जरूर देख लेना। इस वीडियो को देखे बिना क्लास 12th मैथ्स का सिलेबस मत चालू करना, पढ़ना मत चालू। और वन शॉट्स भी मैंने ऑलरेडी बेटा अपने चैनल पर डाल रखे हैं। और तुम बोलोगे कि सर हमको दोबारा से थोड़े से वन शॉट्स बना दीजिए, लाइव पढ़ा दीजिए, तो सारे के सारे तुम्हारे जो बेटा हुक्म होंगे ना, सराखों पर जो बोलोगे, जैसे बोलोगे उतनी मेहनत करूंगा। कंडीशन ये है तुमको मेहनत करनी पड़ेगी साथ में, तब बात बनेगी। तो यहां से बेटा हम लोग आ जाते हैं यहां पर फटाफट से, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के अंदर बेटा आप कॉन्टिन्यूटी की कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के अंदर बेटा आप पहले इनकी डेफिनेशंस पढ़ोगे कि कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है, और लिमिट्स और डेरिवेटिव से बेटा इन सब चीजों को रिलेट किया जाएगा। लिमिट्स का यूज होगा इस चैप्टर में, इसलिए 11th का जो चैप्टर था आपको थोड़ा सा उसके बेसिक्स दोबारा से रिकॉल करने पड़ेंगे। फिर बेटा हम लोग पढ़ेंगे वेज टू डिफरेंशिएट, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, अलग अलग फंक्शन के हिसाब से कैसे कैसे डिफरेंशिएशन किया जाता है, वो सब चीजें हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। फिर लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ज्यादा टिपिकल है, आपको समझ आना चाहिए। ग्राफ आप लोगों को पढ़ाऊंगा, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से सवाल आता ही आता है आप लोगों का। यहां पर बेटा ध्यान रखना, आपकी मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रांजेस थ्योरम होती थी पहले, जो भी ओल्ड एनसीईआरटी वाले हैं वो सब चीज अब यहाँ पे डिलीट हो गई है। फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में बेटा आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ डेरिवेटिव्स पे बेस सवाल करने पड़ेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज पे सवाल करने पड़ेंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पे सवाल करने पड़ेंगे, और मैक्सिमम मिनिमा वाली प्रॉब्लम है। यहां पर ओल्ड एनसीईआरटी वाले ध्यान दें कि भाई आपकी अप्रोक्सीमेशन वाली चीज अब डिलीट हो गई है, और उसके साथ साथ टैंजेंट्स एंड नॉर्मल्स वाली चीज डिलीट हो गई है। फिर अपना इंटीग्रल्स में बेटा ये सारे के सारे काइंड ऑफ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स आप लोगों को पूछे जा सकते हैं, और अच्छा खासा वाइड टॉपिक है बेटा। यहां पर आप लोगों को 3 मेथड्स पढ़ने हैं। आप लोगों को सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ना है, फिर पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ना है, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ना है, और तीनों ही मेथड्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। कहीं से भी सवाल बेटा उठकर आ सकता है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के बारे में मैंने बता दिया था, इंटीग्रेशन अच्छे से करोगे तो ये हलवा लगेगा, बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट सवाल आते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस अगेन छोटा सा चैप्टर है क्योंकि काफी सारी चीजें बेटा अगेन डिलीट हो गई हैं, तो यहाँ पे ऑर्डर डिग्री से तुम्हारा 1 नंबर का सवाल आएगा। उसके बाद अगेन 3 मेथड्स होते हैं जो तुमको सीखने हैं डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के, और हम लोग सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन से ही डील करने वाले हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं करेंगे, ध्यान रखना। तो आप लोगों को मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स सीखना है, फिर आप लोगों को होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सीखनी है, और फिर आप लोगों को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सीखनी है। तो 3 मेथड्स अपने को सीखने हैं। और उसके बाद वेक्टर्स और 3D में वेक्टर में बेटा आप लोग नॉर्मली पहले वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ोगे, ठीक है, फिर यूनिट वेक्टर क्या होता है वो सब चीजें सीखेंगे हम लोग, और आप लोग यहाँ पर फिर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट सीखोगे, उसके अराउंड, उसकी एप्लीकेशन के अराउंड सवाल बनाओगे। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में ध्यान रखना, ओल्ड एनसीईआरटी वाले प्लेन्स वाला पूरा का पूरा यूनिट बेटा आप कैंसिल्ड है, वो नहीं पढ़ना है। सिर्फ लाइन से रिलेटेड हम लोग चीजें पढ़ेंगे। डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं यहां से। फिर आप लोग बेटा इक्वेशंस ऑफ लाइन पढ़ोगे इन 3D स्पेस, स्क्यू लाइंस के बारे में जानोगे और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालोगे। पैरेलल लाइंस के बीच में, स्क्यू लाइंस के बीच में, इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच में बात होगी कि भाई इंटरसेक्टिंग लाइंस वाले केसेस को कैसे हैंडल किया जाता है। लीनियर प्रोग्रामिंग आसान सा चैप्टर है, टिपिकल कुछ नहीं है बेटा, फिक्स रूल्स हैं, उस फिक्स रूल्स के हिसाब से सवाल बनाने। फिर आता है प्रोबेबिलिटी, जहां पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में बात होनी है, टोटल प्रोबेबिलिटी है, और बेस थ्योरम है। अब यहां पर बेटा तुम्हारा बर्नौली वाला जो टॉपिक है वो डिलीटेड है। उसके साथ साथ यार देखो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ
मीन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक, लेकिन वो मैं तुमको कवर करवा दूंगा क्योंकि एक आधे सैंपल पेपर में वो वाला टॉपिक दिख गया था, सीबीएसई ने नहीं यहाँ पर लिखा हुआ, लेकिन वो एक एक्स्ट्रा टॉपिक है जो हम लोग सेफ रहने के लिए कवर कर लेंगे। बहुत आसान सा टॉपिक है, 15-20 मिनट में आपको समझ भी आ जाएगा, तो आपकी 15-20 मिनट की मेहनत थोड़ा सा आपको सेव कर देगी, क्योंकि जैसे मैंने बोला यहाँ पर वो इलेबोरेटेड तरीके से नहीं लिखा गया कि ये नहीं आने वाला है, यहाँ पे नहीं लिखा गया, लेकिन वो कर लेंगे, 15-20 मिनट लगाएंगे और उस वाले टॉपिक्स को भी अपन लोग कवर कर लेंगे। तो यहां पर भाई मैं ओवरऑल आपको डिटेल में, एकदम डिटेल में सारी चीजें बता चुका हूं। अब आप एकदम रेडी हो अपने क्लास 12th मैथ्स के सिलेबस को चालू करने के लिए। अगर आपने 11th के मेरे कोई से भी वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि भाई मेरा टीचिंग स्टाइल क्या है। आप लोगों के लिए बेटा अब आने वाले टाइम में अप्रैल से अब कंटेंट आने लगेगा चैनल पे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बेटा। तुम लोग जैसे डिमांड करोगे, जो डिमांड करोगे कि सर ये चैप्टर में दिक्कत है, इस चैप्टर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा। कोई स्पेसिफिक रिसोर्स बोलोगे वो करवा दूंगा। और भाई तुम्हारे लिए नोट्स भी मैंने बढ़िया तरीके से कर लिए हैं अरेंज, तो तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के नोट्स भी मैं प्रोवाइड करने वाला हूं। उसके साथ साथ बेटा मैंने तुमको बता दिया है 3 अप्रैल को मेरी साइड से तो श्री गणेश हो जाएगा। आप लोग इस वीडियो को देख के ही क्लास 12th मैथ्स की जर्नी में आगे बढ़ेंगे, मतलब एकेडमिक्स की जर्नी में आगे बढ़ेंगे। उसके साथ साथ अप्रैल में और भी बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए प्लान है बेटा। कुछ मैं वर्कशॉप्स भी करने वाला हूं स्टार्टिंग में। ऐप आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, स्कोर अप एडू की ऐप है बेटा, उस पर आपको ढेर सारा फ्री कंटेंट मिल जाएगा। आप लोग जाके बेटा ऐप को भी एक्सप्लोर कर सकते हो और ढेर सारे फ्री रिसोर्सेज, फ्री कंटेंट का फायदा भी उठा सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।